नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल सेंगर और परीक्षा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास होने वाली है भाई तुगलक वंश को लेकर के। इससे पहले की क्लास हमने ली थी खिलजी वंश की। खिलजी वंश को हमने पूरा कंप्लीट किया था 2 पार्ट में। आज हम तुगलक वंश के बारे में जानने वाले हैं। ये तुगलक वंश में कौन कौन से राजा हुए हैं, कौन कौन से सुल्तान हुए हैं और इनके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत कैसे प्रभावित हुई है, क्या क्या कार्य किए गए थे और किस तरीके से विसंगतियां देखने को मिली है, पूरी डिटेल से जानेंगे। आपके एग्जाम ओरिएंटेशन से ही पढ़ेंगे भाई, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन इसमें कवर होंगे आपके पूरे के पूरे, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर हम बात करें तुगलक वंश की, तो भाई तुगलक वंश जो है ये 1320 से लेकर 1414 तक चला था और ये दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला, सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश रहा है तुगलक वंश। 1320 से लेकर 1414 तक ये शासन करके गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो पहला सुल्तान था वह था गयासुद्दीन तुगलक और ये 1320 से लेकर 1325 तक 5 साल तक इसने शासन किया है। और गयासुद्दीन तुगलक को कैसे भाई पूरा का पूरा राजपाट मिल गया, तो इससे पहले जो खिलजी वंश था उसमें महमूद खिलजी, मुबारक खिलजी जो था, मुबारक खिलजी का लास्ट जो बेटा है वह राजा बन जाता है और उसको मार देता है गयासुद्दीन तुगलक। ऐसे करके ये सत्ता पूरी की पूरी हथिया लेता। ऐसे करके गयासुद्दीन तुगलक के पास अब सत्ता आ जाती है। खुसरो खां को मारकर, जो लास्ट लड़का था उसका नाम था खुसरो खां, खुसरो खां को मारकर तुगलक वंश की स्थापना इसने की थी। इसका असली नाम क्या था भाई? इसका असली नाम था गाजी मलिक। इसे गाजी मलिक के नाम से जाना जाता था। और नहरों के निर्माण की बात करें तो भारत में सबसे पहले नहरों का निर्माण इसी ने करवाया था भाई। पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले नहरों का निर्माण किसने कराया था, तो भाई गयासुद्दीन तुगलक ने कराया था। लेकिन सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा किसने कराया था नहरों का निर्माण, तो भाई फिरोज शाह तुगलक। वहां आपका प्रश्न का उत्तर बदल जाता है। फिरोज शाह तुगलक ऐसा शासक था जिसने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण भारत में करवाया था दिल्ली सल्तनत के समय। और सबसे पहले किसने कराया था, तो भाई गयासुद्दीन तुगलक ने कराया था। इस गयासुद्दीन तुगलक ने 5 साल के कार्यकाल में बहुत अच्छा काम ये किया था, इसने डाक व्यवस्था को बहुत अच्छे से चलाया था। डाक व्यवस्था इसके समय मिडाइवल हिस्ट्री का इंटरनेट कहलाती थी। इतने अच्छे से इसने डाक व्यवस्था को चलाया। कैसे चलाया भाई? तो इसने 2 तरीके की डाकें चलाई, जिसमें एक तो घोड़े वाली डाक चलती थी, दूसरी पैदल डाक चलती थी। घोड़े वाली डाक में क्या होता था कि हर 4 मील पर एक घोड़ा रहता था और वह पूरे दिन में 3 से 4 चक्कर लगाता था हर 4 मील पर। ऐसे करके 4 मील बाद एक अगला घोड़ा खड़ा रहता था। ऐसे करके सैकड़ों किलोमीटर की जो डाक होती थी एक दिन में ही कंप्लीट होकर के आ जाया करती थी पूरे भारत से, किसी भी कोने से। इस तरीके से डाक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करवाया था। दूसरा थी पैदल डाक। पैदल डाक में इसने क्या कराया था कि एक पूरा 1 मील पर 3 व्यक्तियों को बैठा रखा था और ये धावक कहलाते थे। इनको दौड़वाता था भाई, एक दिन में 3 चक्कर लगाते थे ये लोग। और ऐसे कर करके हर 1 मील पर 3 धावक बैठे रहते थे जो डाक को पहुंचाते थे जल्दी से। कोई मृत्यु संदेश या इमरजेंसी वाला कोई भी संदेश आपको पहुंचाना है, वह तुरंत के तुरंत वहां पहुंच जाया करता था। इस तरीके से इसने डाक व्यवस्था चलाई थी। ये इसका काम रहा है। और पहला सुल्तान था ये गयासुद्दीन तुगलक, इसका नाम था। इसने एक बहुत अच्छा नगर बसाया था भाई। कौन सा नगर? तुगलकाबाद। तो दिल्ली में तुगलकाबाद नगर की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। ये गयासुद्दीन तुगलक जब तुगलकाबाद को बसा रहा था तो उस समय इसे बहुत सारे मजदूरों की जरूरत थी। और मजदूरों की जरूरत थी तो इसे मजदूर मिल नहीं रहे थे, क्योंकि सारे के सारे मजदूर जो है वो निजामुद्दीन औलिया की बावड़ी बनाने में लगे हुए थे। और यहीं से इसका विवाद हो जाता है निजामुद्दीन औलिया से। निजामुद्दीन औलिया जो एक सूफी संत हैं और दिल्ली के ही जाने मानी हस्ती हुआ करते थे उस समय, और उनके यहाँ बावड़ी बन रही और बावड़ी में पूरे के पूरे मजदूर जो है वो काम करने लगे। अब सुल्तान का आदेश आया है कि भाई आपको तुगलकाबाद नाम से नगर जो है उसे बसाना है, उसके लिए एक किला बनाना है, तो पूरा का पूरे किले में मजदूरों की ज्यादा जरूरत है। ऐसे करके ये अपने आप पूरे मजदूरों को बुला लेता है। इससे बावड़ी का काम थोड़ा सा ढीला हो जाता है। इसी वजह से निजामुद्दीन औलिया जो है वो श्राप देते हैं कि तुगलकाबाद को या तो रहेगा ये गुर्जरों के हाथों में या फिर ये उजड़ हो जाएगा, यानी कि ये वीरान हो जाएगा। तो फिर इसके बाद ये लंबे समय तक वीरान पड़ा रहेगा तुगलकाबाद। इस तरीके से इन दोनों में विवाद हो जाता है। आगे चलकर ये अपने एक अभियान पर जाता है, बंगाल अभियान पर। गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल अभियान पर जाता है और वहां से लौट रहा है, तो वहां से लौटते हुए ये संदेशा पहुंचवाता है निजामुद्दीन औलिया को। हुआ क्या था, निजामुद्दीन औलिया को इससे पहले खिलजी वंश में बहुत सारा पैसा मिला था, कम से कम 5 से 6 लाख रुपए या फिर उस हिसाब की उस समय के रुपए जो मिले थे। अब इतने रुपए मिलने के कारण क्या था कि भाई सामाजिक सेवा कर सके, समाज सेवा कर सके, इनके लिए निजामुद्दीन औलिया को मिले थे। और ये इन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा देता है गयासुद्दीन तुगलक, जो ये कहता है कि आपको इस पैसे का हिसाब देना है।
अब निजामुद्दीन औलिया कहते हैं कि वो पैसा तो गायब हो गया भाई, खर्च हो गया, अब उसको कहाँ से हिसाब दे। तो यहाँ पर यह आरोप लगा देता है भ्रष्टाचार का। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक इसके बाद कहता है कि मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले तुम दिल्ली को छोड़ देना। तो यहीं पर निजामुद्दीन औलिया जो है वो एक बयान देते हैं जिसका नाम है हुनूज दिल्ली दूरस्थ। उन्होंने कहा कि दिल्ली अभी दूर है, और इसके बाद हुआ भी ऐसा। ये गयासुद्दीन तुगलक जो है ये बंगाल अभियान के बाद दिल्ली पहुंच ही नहीं पाता, उससे पहले ही इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कैसे होती है भाई? बंगाल अभियान से लौटते समय इसका जो बेटा है जोना खां, वे इसके लिए एक लकड़ी का महल बनवा देता है दिल्ली के बाहर ही, और उस महल में इसे रुकवाया जाता है, स्वागत करवाया जाता है, और अगले ही दिन वो जो महल है वो गिर जाता है, और गिर के लकड़ी के महल के नीचे ही ये दब के मर जाता है गयासुद्दीन तुगलक। अब इसमें पूरा तरीके से हाथ बताया जाता है, साजिश बताई जाती है। वो किसकी बताई जाती है? जूना खां की। भाई जूना खां ने इसे मरवा दिया था। जूना खां ये आगे चल करके राजा बनेगा जो मोहम्मद बिन तुगलक कहलाएगा। अब ये कैसे मरवा देता है? तो भाई इसके और इसके पिता के दोनों के वैचारिक मतभेद थे। जो जूना खां था ये बहुत ज्यादा प्रभावित था निजामुद्दीन औलिया से। निजामुद्दीन औलिया का ये भक्त हुआ करता था, मुरीद हुआ करता था, और इसके पिता जो है वो इसे बिल्कुल कट्टर दुश्मनी रखते थे। इसी वजह से ये पूरी का पूरा वाकया हुआ। इसने एक लकड़ी का महल बनवाया, उसमें स्वागत कराया, उसी समय बाहर से इसने हाथियों की परेड करवा दी। हाथियों की परेड करवाने की वजह से भरभरा के वो पूरा का पूरा महल गिर गया था, जिसका आरोप इस पर लगाया जाता है। इस आरोप को लगाने वाला और कोई नहीं, इसी के दरबार में रहने वाला मोरक्को का निवासी इब्न बतूता है, जो अपनी किताब रहला में इसे लिख के गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है दूसरा सुल्तान। अब इसके बाद सुल्तान बनेगा, कौन बनेगा भाई? मोहम्मद बिन तुगलक। ये 1325 से लेके 1351 तक शासन करेगा। ये है मोहम्मद बिन तुगलक, और ये एक पढ़ा लिखा मूर्ख कहलाता था। ये इसे लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है। पढ़ा लिखा मूर्ख या लंपट मूर्ख भी इसे कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है लंपट मूर्ख के नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो वही यही है, लंपट मूर्ख के नाम से इसे जाना जाता है। इतिहास का सबसे विवादास्पद मिलेगा ये। इसने सारी पढ़ाई कर रखी थी, दुनिया की सारी पढ़ाई। भाई इसने अरबी भी पढ़ी है, अरबी के बाद गणित भी पढ़ा है, फारसी भी पढ़ी है, फारसी के बाद खगोल में भी जानता था, फारसी, गणित, फिर उसके बाद खगोल शास्त्र में भी ये जानता था। इतनी पढ़ाई पढ़ लेने के बाद भी ये बहुत ज्यादा कट्टर भी था और सहिष्णु भी था, यानी कि बहुत ज्यादा सहिष्णु शासक था। ये हिंदू मुस्लिम एकता को भी वरीयता देता था। इतिहास का सबसे विवादास्पद और सबसे विद्वान सुल्तान इसे कहा गया। इसका बचपन का नाम क्या था? तो इसका बचपन का नाम जूना खां था। आगे चलकर जो गद्दी पे बैठेगा तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाएगा। इसे अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम से पुकारा है भाई। इसे रक्त पिपासु भी कहा गया है, इसे लंपट मूर्ख भी कहा गया है, पढ़ा लिखा मूर्ख भी इसे कहा गया है, इसे विरोधाभासों का मिश्रण भी कहा गया है। इतनी उपाधियां इस व्यक्ति को दी गई। उन सब का कारण क्या है? उन सब का कारण है ये खुद इसकी योजनाएं। इनकी जो 5 योजनाएं थी जिसकी वजह से इसे मूर्ख बताया जाता है। चलिए देखते हैं क्या योजनाएं रही हैं। तो भाई इसकी अगर सहिष्णुता की बात करें तो ये पहला सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जो हिंदुओं के साथ होली का त्योहार मनाता था। ये पहला ऐसा शासक रहा है जिसको होली बड़ी पसंद थी, मोहम्मद बिन तुगलक। अब इस मोहम्मद बिन तुगलक की 5 ऐसी असफल योजनाएं रही हैं जिसकी वजह से ये जाना जाता है और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। पहली असफलता इसकी ये रही थी, इसने राजधानी परिवर्तन करवा दिया। 1327 में राजधानी परिवर्तन कराया। दिल्ली से उठा करके राजधानी लेके गया महाराष्ट्र में देवगिरी में, और देवगिरी का नाम बदल के इसने कर दिया दौलताबाद। ये दौलताबाद अपनी राजधानी ले गया। और उसके लिए तर्क क्या देता है? ये तर्क देता है कि भाई दिल्ली से शासन करना दक्षिण भारत के लिए बड़ा मुश्किल है, इसलिए दक्षिण भारत को हम दिल्ली से नहीं देख सकते। इसलिए इसने पूरी जनता को एक आदेश दिया कि आप यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर चलना है हम सबको, और पैदल पैदल सबको लेकर के गया दौलताबाद। अब उनके साथ ये भी आदेश दिया कि आपके साथ जितने घोड़े गधे हैं सबको लेके चलना। तो घोड़े गधे बिल्ली कुत्ते सबको लेकर के पैदल लेके गया और 1500 किलोमीटर दूर पहुंचे। और इस वजह से कई लोगों की तो बीच में ही मृत्यु हो गई भाई। कुछ तो प्यास से मर गए, कुछ भूख से मर गए, ऐसे करके परेशान हो गए। अब 1 साल भी मुश्किल से वहां राजधानी टिका नहीं पाया। उसी के बाद इसे ये लगने लगा कि जिस प्रकार दिल्ली से हम दक्षिण भारत को कंट्रोल में नहीं रख पाते, ऐसे ही हम देवगिरी या दौलताबाद से उत्तर भारत को कंट्रोल में नहीं रख सकते। इसलिए अगला फरमान फिर से सुना देता है। फरमान क्या सुनाता है कि वापस से दिल्ली जाना पड़ेगा हमें, और फिर पूरी की पूरी राजधानी को उठा करके सभी लोगों को आदेश दे करके वापस से दिल्ली आ जाता है। ऐसा ये सुल्तान था। तो जनता को बहुत कष्ट हुआ भाई इस चीज से, इसलिए इसने वापस दिल्ली बुला लिया। तो ये तुगलकी फरमान तभी से चला आ रहा है।
आज भी जब राजनीति में कोई भी राजा या शासक या जो मंत्री है, प्रधानमंत्री वगैरह हैं, अगर वो ऊट पटांग डिसीजन ले लेते हैं तो उसके लिए कह देते हैं कि तुगलकी फरमान सुना दिया आप। ये तुगलकी फरमान यहीं से है। इसके बाद अगला डिसीजन इसने क्या लिया? अगला डिसीजन इसने लिया था सांकेतिक मुद्रा। इसने सांकेतिक मुद्रा चलवाई थी भाई, टोकन करेंसी चलवाई थी। कैसी चलवाई थी? इसने ये सुन रखा था, क्योंकि ये विद्वान तो था ही, ये करंट अफेयर से बड़ा वो रहता था, परिचित रहता था, पूरा का पूरा पढ़ता था डेली अखबार वगैरह। उसमें ये जानकारी रखता था देश विदेश के मामलों की, यानी इसके यहाँ जो राजदूत वगैरह आते थे वो इसे बताते रहते थे। उन्होंने कहा सुल्तान, जो आगे का समय है उसमें चांदी की कमी होने वाली है, तो चांदी की कमी हो जाएगी तो फिर आपको पूरे के पूरे सिक्के जो है वो बंद कर देना चाहिए चांदी के। इसने भी दिमाग लगाया और चांदी के सिक्के बंद करवा दिए। इसके यहाँ चांदी की कमी ना हो इसके लिए इसने चांदी के सिक्के कम करवा दिए, बंद करवा दिए, और सबसे कह दिया कि आप चांदी के सिक्के आपके पास जितने भी हैं आप वापस कराइए और आप हमसे तांबे के सिक्के ले जाइए। अब तांबे के सिक्के इसने बनवाए तो उस पर कोई भी मार्क नहीं लगवाया, तांबे और कांसे के सिक्के चलवाए और बिना मार्क के ही दे दिए, कोई भी चिन्ह नहीं लगाया कि राज्य की मोहर लगा दें हम उस पर। इसका परिणाम क्या हुआ कि भाई हर हिंदू और मुस्लिम घरों में क्या हुआ, टकसाल बनने लग गए। टकसाल में क्या हुआ, सभी लोगों ने जिनके पास तांबे के बर्तन हुआ करते थे उन सबको गलाते थे और उसके सिक्के बनाने लग गए, और सिक्के बनाकर फिर राज्य में भ्रष्टाचारी जाली सिक्के आने लगे। इस तरीके से पूरा भ्रष्टाचार फैल गया। भ्रष्टाचार फैल गया तो इसने और एक और दिमाग लगाया। इसने कहा कि अब हम चांदी के तांबे के सिक्के जो हैं उसे बंद कर रहे हैं, इन्हें आप वापस जमा करा दीजिए, हम आपको चांदी के सिक्के बदले में देंगे। ऐसे करके और खजाना लूट गया। तो ये दूसरी इसकी सबसे बड़ी गलती रही थी सांकेतिक मुद्रा की। तीसरी बात करते हैं, इसने तीसरा क्या किया? इसने किया खुरासन अभियान। खुरासन अभियान में इसने सेना भेजी थी, ये एक काम किया था। खुरासन जो जगह है वो मध्य एशिया में है भाई। मध्य एशिया में एक बार क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो राजा है वहां का वो हट गया, तो रिजीम हो गया था, यानी वहां की सत्ता का परिवर्तन हो गया था। इस वजह से वहां सूखा पड़ा हुआ था और ये दिमाग लगा रहा है कि अगर हम अपनी सेना को जल्दी से वहां भेज देंगे तो शायद हमारा भी खुरासन पर राज आ जाए। इसलिए इसने पूरी की पूरी सेना को तैयार किया और 1 साल का अग्रिम वेतन देके तैयार रखा। उसके बाद कहा कि आपको अगले साल तक जाना है। इसी बीच इसको खबर आती कि खुरासन में फिर से सत्ता स्थापित हो गई, कोई राजा फिर से वहां बन गया। इस वजह से यहाँ फिर से लुट गया भाई। 1 साल का अग्रिम वेतन दे रखा था सभी सैनिकों को, वो पूरा का पूरा वेतन चला गया। तो ये खुरासन अभियान इसके यहाँ सबसे बड़ी गड़बड़ी रही, खजाना पूरा का पूरा खाली हो गया। इसके बाद अगली गलती क्या रही भाई? अगली गलती इसकी रही कराचिल अभियान की। कराचिल अभियान में इसने क्या किया? हिमालय यानी कि कुमाऊं हिमालय में पहाड़ियों में इसने अपनी सेना भेज दी। और सेना को कैसे भेज दी? बिना वहां की जलवायु का अंदाजा लगाए, यानी कि बिना स्वेटर के इसने पूरे के पूरे सैनिकों को भेज दिया, जिनमें सारे के सारे सैनिक ठंड के वजह से मर गए। बाकी बचे 10 सैनिक जो हैं ठुठरते ठुठरते इसके पास आए कि सुल्तान आपने हमें बिना स्वेटर के भेज दिया। तो बिना स्वेटर के भेज दिया तो वो बता रहे थे कि भाई सारे के सारे लोग मर गए, बस हम 10 ही बचे हैं। इस तरीके से पूरा का पूरा कराचिल अभियान इसका फेल हो गया। ये भी इसकी गलती रही। लास्ट गलती इसकी रही, 5वीं गलती, 2 आब में कर वृद्धि। भाई आपने 2 आब तो सुना ही होगा। 2 नदियों के बीच के स्थान को 2 आब कहा जाता है, ये आप ध्यान रखना। 2 आब किसे कहा जाता है? 2 नदियों के बीच के स्थान को। ऐसे ही जो हमारा राज्य है पंजाब, पंजाब 5 नदियों के बीच है, इसलिए उसे पंजाब कहा जाता है। ये पंजाब की विशेषता है। ऐसे ही दोआब है, तो दोआब में गंगा और यमुना वाला क्षेत्र था, इसमें इसने टैक्स की वृद्धि कर दी। वहां के लोग जितने भी थे, जितने भी किसान वर्ग था, उन सब पे इसने टैक्स बढ़ा दिया। और टैक्स कब बढ़ाया? जब वहां अकाल आया हुआ था। भाई उनके पास पहले से ही खाने पीने की व्यवस्था नहीं है और आप उनके पास टैक्स लगा रहे हो। इस वजह से यहाँ पर दोआब में कर वृद्धि हो गई और यही सबसे बड़ी गलती रही सुल्तान की। इसी वजह से वहां की जनता जो है उसने विद्रोह कर दिया और ये भी सुल्तान के लिए भारी पड़ा। इस तरीके से 5 गलतियां इतिहास में करने वाला ये पहला सुल्तान था, इसलिए इसे पढ़ा लिखा मूर्ख कहा गया है, इसे लंपट मूर्ख कहा गया है। यही इसकी विशेषता रही। आगे चल के इसकी मृत्यु कैसे हो जाएगी? भाई इसकी मृत्यु जो है वो थट्टा में होगी। सिंध में एक स्थान है थट्टा, यहाँ पर एक अभियान के लिए जाएगा थट्टा, याद रखना आप। यहाँ पर इसकी मृत्यु हो जाएगी, विद्रोहियों ने इसे मार दिया था, इस तरीके से मारा गया। इसके बाद अगला सुल्तान आएगा। इसने क्या क्या काम किए थे तो पहले ये जान लो। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक दीवान कोही नाम से एक पूरा का पूरा प्रशासनिक व्यवस्था बनाई थी, दीवान कोही। इसमें इसने क्या किया था? कृषि के लिए एक नया विभाग बनवाया था भाई, कृषि के लिए। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है कि नया विभाग कौन सा बनवाया था? दीवान कोही। इसके बाद आता है सौंदर। ये किसानों के लिए तकावी ऋण की व्यवस्था दी गई थी। तकावी ऋण मतलब होता है अग्रिम लोन। अग्रिम जो लोन है ये इसने
किसानों को दिया था। अग्रिम ऋण के माध्यम से आप इसे समझ सकते हैं कि ये इसने दिया था। ये दो इसने बहुत अच्छे काम किए थे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है विदेशी यात्री। इसके समय कौन विदेशी यात्री आया था? तो भाई इसके समय इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता 1333 में भारत आया था। और ये कहाँ से आया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये मोरक्को से भारत आया था, मोरक्को अफ्रीका से। और इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो भाई इसने रहला नाम की एक पुस्तक लिखी थी। एक्चुअल में हुआ क्या था कि मोरक्को से ये आया था, तो ये बहुत ही घुमंतु प्रजाति का व्यक्ति था। इब्न बतूता जब घर से निकला तो 16-17 साल की उम्र में निकला था। और ये अपने इसी उद्देश्य से निकला था कि मैं हज की यात्रा पे जा रहा हूँ। लेकिन आगे चल के हज की यात्रा करते हुए इसका दिमाग घूम जाता है। उसके बाद ये डिसीजन लेता है कि मैं पूरी दुनिया का भ्रमण करना चाहता हूँ, यानी कि ये दुनिया का पहला मार्को पोलो बना है। मार्को पोलो इसके बाद आया, ये इब्न बतूता पहले ही आ गया था। ये हर उस रास्ते को चुनता था, अगली बार उस रास्ते से वापस नहीं आता था। ये इसकी विशेषता थी। इब्न बतूता पूरे दुनिया को ऐसे ही घुमा है, ऐसे ही घूमना चाहता था। इसी तरीके से भारत में जिस रास्ते से आया था उस रास्ते से वापस नहीं गया, तो ये इसकी विशेषता रही। जब ये भारत आया तो ये भारत में उस समय दिल्ली सल्तनत में आ गया। तो दिल्ली सल्तनत में उस समय जो सुल्तान था वो मोहम्मद बिन तुगलक था, उसी के समय ये आ गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय से जहाँ नौकरी मिली, वह नौकरी थी काजी की नौकरी, इसे काजी बना करके रखा गया था। अब ये अपनी पुस्तक में लिखता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो बड़ा ही क्रूर शासक है। वह अपने यहाँ हाथियों से पैरों के तले कुचलवा करके हत्याएं करवाता है, इस तरीके से वो सजाएं देता है। और ये अपनी पुस्तक में लिखता है कि हाथियों से कुचलवाता है। ये ना केवल कुचलवाता है बल्कि इसके जो हाथियों के दांत होते हैं उन पर पूरी की पूरी ब्लेड रखवाता है। ब्लेड लगवा के यानी तलवारें लगवाता है। हाथियों से पहले उछलवाता है व्यक्ति को और फिर उन तलवारों से उनको चिरवा देता है और फिर हाथी ही उसके पैरों को कुचल देते हैं। इतनी दर्दनाक मौत ये देता है। अब ये इब्न बतूता इसमें आगे ये भी लिखता है कि एक बार तो मैं खुद हाथियों से कुचलने से बचा हूं। इसमें ये बताता है कि एक बार सुल्तान जो है वो एक सूफी संत से नाराज हो गए, तो मैं उस सूफी संत से मिलने के लिए चला गया था। ये इब्न बतूता लिखता है। इब्न बतूता उससे मिलने चला गया, ये बात सुल्तान को पता चल गई, तो सुल्तान ने अगले दिन उस सूफी संत की हत्या करवा दी हाथियों के माध्यम से और इसको जेल में डाल दिया था इब्न बतूता को। इब्न बतूता को रात भर यही लगा कि अगले दिन उसे हाथियों के सामने फेंकवा दिया जाएगा, लेकिन अगले ही दिन उसका मूड सही हो गया मोहम्मद बिन तुगलक का। उसने इब्न बतूता को यहाँ से फिर भेज दिया चीन राजदूत बना करके। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इब्न बतूता को भारत से किस देश में भेजा गया था? तो भाई राजदूत बना करके इसे चीन भेजा गया था। और जो चीन गया था ये श्रीलंका के माध्यम से चीन गया था। श्रीलंका दक्षिण में, वहां से नाव के माध्यम से ये गया था, जल मार्ग से चीन गया। चीन से ये कभी भारत नहीं लौटा, ये वहां से फिर मोरक्को गया। मोरक्को में इसने बुढ़ापा बिताया और लास्ट में जाकर के इसने एक पुस्तक लिखी, इसका नाम था रहला। ऐसे करके इसने पूरा का पूरा वर्णन उसमें किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साम्राज्य का विघटन, भाई इसके समय में बहुत बड़ी घटना दो हुई थी। इसी के समय में दो साम्राज्य जो है वो अलग हो गए थे। क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण को पूरा का पूरा जीत कर दिया था, लेकिन वही साम्राज्य का विघटन इसके समय देखने को मिला है मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे। इसके समय पे एक तो विजयनगर साम्राज्य अलग हो गया था। विजयनगर साम्राज्य में दो व्यक्ति हुआ करते थे, हरि और बुक्का, दोनों सगे भाई थे। इन्होंने 1336 ईस्वी में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। दूसरा था बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य की स्थापना भी इसी ने की थी, इसी के समय हुई थी और हसन गंगू ने की थी 1347 में। ऐसे करके ये बाद में इसके समय में ये पूछा जाता है कि किस सम्राट या किस सुल्तान के काल में दो बार विभाजन हुआ या साम्राज्य का विभाजन हुआ। तो भाई इसी के समय एक तो विजयनगर साम्राज्य अलग हो गया था और एक बहमनी साम्राज्य अलग हो गया। इसकी मृत्यु का कथन भी है। इसकी मृत्यु पर इसी का एक दोस्त हुआ करता था जो बहुत अच्छा कवि था, बदायूनी। बदायूनी लिखता है कि राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई, यानी कि ये इसकी बुराई या आलोचना कर रहा है। इस तरीके से बदायूनी इसके बारे में लिख रहा है। आप बदायूनी का ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि किसके बारे में बदायूनी ने ये लिखा है कि राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई। तो यहाँ आपको याद रखना है ये मोहम्मद बिन तुगलक के लिए लिखा गया है, इस तरीके से याद रखना है। इस तरीके से आपने देखा होगा कि ये विजयनगर साम्राज्य था और ये बहमनी साम्राज्य था। बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य पे मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पूरा वर्णन दिया जाएगा। तालीकोटा का युद्ध वगैरह हम इसमें पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अगला शासक आएगा ये आएगा फिरोज शाह तुगलक। ये फिरोज शाह तुगलक कब से कब तक शासन करेगा? भाई 1351 से लेके 1388 तक शासन करेगा।
फिरोज शाह तुगलक, और ये मोहम्मद बिन तुगलक का चाचा का लड़का था, यानी चचेरा भाई हुआ करता था, चचेरा भाई था भाई, ये आपको याद रखें। ये इसका सगा भाई नहीं था, ये इसका चचेरा भाई था फिरोज शाह तुगलक। वो कल्याणकारी सुल्तान हुआ करता था, ये भी इसे कहा जाता है। इसे सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सल्तनत काल का अकबर किसे कहा गया है, तो भाई फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा गया है। ये कई कारणों से इसने छोटे मोटे अच्छे काम किए थे, इस वजह से भी इसे कहा गया, लेकिन इस जैसा क्रूर शासक भी नहीं था। ये बहुत ज्यादा दुर्दांत शासक रहा है। इसने बहुत ज्यादा यातनाएं इसके समय पर विधर्मी लोगों को इसके द्वारा दी है। जो अन्य धर्मों को मानते थे, इन सभी लोगों को इसने जो है बड़ी यातनाएं दी। इसने कुछ अच्छे काम किए हैं। एक अच्छा काम इसने किया है कि इसने बहुत सारी नहरें बनवाई थी, तो नहरों के लिए जाना जाने वाला शासक यही रहा है। इसके अलावा इसने कर प्रणाली में बड़ा सुधार कर दिया था। इससे पहले पूरे के पूरे 24 कष्टदायक कर जो दिए जाते थे, उन 24 कष्टदायक करों को हटा करके इसने केवल 4 इस्लामिक कर लगाए थे। और उनके पीछे वजह ये थी क्योंकि ये अपने आप को ये दिखाना चाह रहा था कि मैं बहुत कट्टर मुस्लिम हूँ और मैं शरीयत के हिसाब से ही पूरा शासन चलाना चाहता हूँ, और शरीयत में मना किया गया है कि आप इतने टैक्स नहीं ले सकते, इसलिए इसने 4 इस्लामिक कर लगाए थे। चारों इस्लामिक कर से क्वेश्चन आता है। एक खराज, फिर होता है खम्स, एक होता है जजिया और एक होता है जकात। इस तरीके से आप इन्हें याद रख सकते हैं भाई, K2 और J2, है ना। खराज, खम्स और जजिया और जकात, इन चारों को आपको याद रखना। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए। खराज कौन सा था भाई, ये एक तरीके की लगान हुआ करती थी, भू राजस्व यानी भूमि पर लगने वाला कर हुआ करता था, इसे खराज कहा जाता था, ये इसी ने लिया है। इसके बाद खम्स लेता था। ये खम्स युद्ध में लूटा गया धन हुआ करता था, युद्ध में जो सेना लूट के लेकर के आती थी उस धन को ये पूरा का पूरा लेता था, किसी भी तरीके से परसेंटेज में लेता होगा, इस तरीके से लेता था। जजिया कर, इसने जजिया कर में बड़ा ही फेरबदल किया था, इसकी वजह से पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। गैर मुसलमानों पर इसने धार्मिक कर लगाया था, जजिया कर। तो भाई जजिया कर तो सबने लगाया था, तो इसने भी कोई बड़ी बात नहीं है कि नया कर लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम के समय से लगाया हुआ है। बस इसने क्या किया, इसे बहुत ज्यादा सख्त कर दिया था। इसने जजिया कर को पहली बार ब्राह्मणों से भी लिया था। ब्राह्मणों से पहली बार जजिया कर वसूलने वाला व्यक्ति था फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि ये अपने आप को साबित कराना चाह रहा था शरीयत का ही कानून चलेगा, मैं उलेमाओं की बात मानता हूँ, मैं पूरी तरीके से कट्टर मुस्लिम हूँ। इसी बात को साबित करते हुए इसने जो है मुस्लिमों पे पहली बार पूरा का पूरा जजिया कर लगाया था। जबकि मुस्लिम उस समय जो है उनकी स्थिति बड़ी, ब्राह्मणों पर उस समय जो है इसने जो कर लगाया था वो था जजिया कर, और जजिया कर उस समय ब्राह्मणों की स्थिति बड़ी दयनीय थी, इसके बाद भी इसने उन पर कर लगा दिया। फिर आते हैं हम जकात। जकात जो है ये मुस्लिमों से लिया गया कर था, इसमें मुसलमानों पर इसने धार्मिक दान लेता था, उसके लिए ये कर लगाया था। इसके अलावा इसने एक और कर लगाया था हक ए शर्ब। ये हक ए शर्ब किस नाम से जाना जाता है भाई, इसने अपने शासन काल में सबसे ज्यादा तो नहरें बनवाई है, तो नहरें बनवाने के बाद ये जो टैक्स लेता था वो नहरों के लिए ही लेता था, जिन्हें सिंचाई करके नाम से दिया जाता था, और ये 1/10 भाग हुआ करता था पूरा का पूरा उपज का, और इसे जनता खुश होकर देती थी क्योंकि इसने इतनी अच्छी नहरें बनवा रखी थी, तो जनता की उपज भी बहुत अच्छी होती थी, और उपज का 1/10 भाग देने में कोई हर्ज नहीं था जनता को। तो हक ए शर्ब इसने बहुत खुशी से जनता ने इसे दिया है, बाकी टैक्सों में उन्हें नाराजगी थी। नए विभाग की बात करें तो इसके समय बहुत सारे नए डिपार्टमेंट्स इसने बनवाए थे, जिसमें एक डिपार्टमेंट इसने बनवाया था दीवान बंदगान। क्वेश्चन पूछा जाता है दीवान बंदगान किसके समय बना था और किस काम के लिए यूज करा गया था। भाई दासों के लिए इसने एक विभाग बनाया था, दास प्रथा उस समय चलती थी, इसने दासों के लिए पूरा का पूरा एक विभाग बनाया था। इसके पास दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा दास थे, 1,80,000 दास इसके पास हुआ करते थे। उन दासों की पूरी देख रेख करने के लिए एक डिपार्टमेंट इसने बनवा दिया था दीवान बंदगान। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा दीवान बंदगान क्या था, ये दासों का एक विभाग हुआ करता था। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा दास किसके पास थे, तो भाई 10 सबसे ज्यादा दास जो थे वो फिरोज शाह तुगलक के पास हुआ करते थे। इसके बाद हम आते हैं दीवान खेरात। दीवान खेरात नाम से इसने एक और पूरा का पूरा डिपार्टमेंट बनाया था। इस डिपार्टमेंट में गरीब मुस्लिम लड़कियों की शादी और विधवाओं के लिए भी शादी की पूरी व्यवस्थाएं ये करता था, ये दीवान खेरात नाम से ये चलाता था। इसके अलावा इसने दारुल ओ शफा या दार उल शफा के नाम से एक पूरा का पूरा विभाग बनाया था। इसमें खेराती अस्पताल बनाए थे, खेराती अस्पताल यानी फ्री के
अस्पताल थे, फ्री हॉस्पिटल थे जिनमें फ्री इलाज मिलता था। इसके बाद इसने दीवान इश्तिहाक बनवाया था। दीवान इश्तिहाक में इसने पेंशन की व्यवस्था की थी, जिन लोगों को पेंशन मिलती है उसके लिए पूरा का पूरा एक पेंशन विभाग इसने बनवाया था। इसके अलावा इसने रोजगार दफ्तर भी बनवाया था भाई, जो बेरोजगार हुआ करते थे उन लोगों के लिए रोजगार आसानी से सुलभ हो सके, उसके लिए बेरोजगारों के लिए रोजगार विभाग भी इसने बनवाया था। इस तरीके से इसने इतने सारे विभाग बनवाए थे और इन्हीं विभागों से डायरेक्ट उत्तर के क्वेश्चन आता है। ये फिरोज शाह तुगलक की बात चल रही है। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, फिरोज शाह तुगलक ने इसके अलावा 300 से ज्यादा नगर बसाए थे। पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा नगर बसा करके गया है, 300 से ज्यादा नगर बसाए थे, जिसमें कई चुनिंदा नगर आज भी एग्जिस्ट है। जिसमें पहला है हिसार। हिसार हरियाणा में स्थित है और ये इसी ने बसवाया था। इसके बाद फिरोजाबाद, जौनपुर अपने भाई जूना खां की याद में बनवाया था। इसके बाद फतेहाबाद, ये सभी के सभी इसने बसवाए थे। इसके बाद नहरों की बात करें तो भाई इसने अपने समय में सबसे ज्यादा काम किया था नहरों पे। एक तो 5 बड़ी नहरें बनवाई, कई अनेकों सैकड़ों तो इसने छोटी छोटी नहरें बनवाई थी, ये इसके काम थे। इसके अलावा इसने क्या काम किया, एक अशोक स्तंभ उठा करके लेके गया है। अशोक स्तंभ इसने उठवा लिए थे। ये कहाँ से उठवाए थे, एक तो टोपरा से और एक मेरठ से। ये 2 जगह से अशोक स्तंभ उठा करके दिल्ली ले जाने वाला पहला शासक बना था। इसका कारण क्या था भाई, इसे अशोक स्तंभ बड़े पसंद आए। इसने कहा इन्हें अपन अपने महल के आगे लगाएंगे और वहां बहुत देखने में बहुत सुंदर लगेंगे। इस वजह से ये उन्हें उठवाता है, वहां से उखड़वाता है और उन्हें पूरा का पूरा रुई में और रेशम के कपड़ों में रखवाता है और 85,000 लोगों के साथ उन्हें पूरा का पूरा बहुत आहिस्ता आहिस्ता ले जाकर यमुना नदी पार भी करवाता है। यमुना नदी पार करके फिर अपने महल में लगवा देता है। तो ये दिल्ली में लगवाने का कारण इसका यही था, है ना। तो ये अशोक स्तंभ उठा करके ले गया था। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने अशोक के स्तंभों को टोपरा और मेरठ से उठा करके दिल्ली मंगवाया था, तो वही फिरोज शाह तुगलक व्यक्ति था। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है अगला क्वेश्चन। अगला जो टॉपिक है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार पे इसने काम किया है। बिजली गिरने से कुतुब मीनार की जो ऊपरी इमारत थी वो सभी की सभी पूरी की पूरी क्या है, जर्जर हो गई थी। 4थी मंजिल तो पूरी टूट गई थी। तो इसने उसकी मरम्मत करवाई और ना केवल मरम्मत करा करके आगे उसने 5वीं मंजिल भी बनवाई है। तो ये काम भी इसने किया है, कुतुब मीनार का 5वीं मंजिल बनाई। तो कुतुब मीनार किसके लिए बनवाई गई थी भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाई थी, लेकिन उसकी एक ही मंजिल बनवाई थी। उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल जो है वो इल्तुतमिश ने बनवाई थी और 5वीं मंजिल ये वहां से बनवा रहे हैं जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। अब फिरोज शाह तुगलक ने अपनी एक आत्मकथा भी लिखी है। इस आत्मकथा को फतुआत फिरोज शाही के नाम से जाना जाता है। फतुआत फिरोज शाही नाम से इसने पूरी की पूरी एक अपनी ये भी लिखी है आत्मकथा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, फतुआत फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है, तो वही दिल्ली सल्तनत के फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। ये इतना क्रूर शासक था, इसने जगन्नाथपुरी पर भी मंदिर पर भी हमला करा है। इसके बाद इसने ज्वालामुखी मंदिर जो है वहां पर भी हमला किया। इस तरीके से इसने मंदिरों में भी लूटपाट करवाई ताकि ये अपने आप को कट्टर दिखा सके। इसके बाद अगला सुल्तान बना था नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक रहा है और ये 1394 से लेकर के 1412 तक रहेगा। अंतिम शासक था ये तुगलक वंश का, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके समय में आक्रमण हो गया था किसका भाई, तैमूर लंग का। तैमूर लंग ने 1398 में आक्रमण कर दिया था। ये समरकंद के लुटेरा हुआ करता था तैमूर लंग, और इसने दिल्ली पर भयानक आक्रमण किया और इतनी जोर से आक्रमण किया था कि भाई लोगों के कत्लेआम करके उनकी गर्दनों को काट के पूरा का पूरा पहाड़ बना दिया था। इस तरीके से ये लूट करके चला गया था, लेकिन इसे समरकंद यानी मध्य एशिया में ही पूरा का पूरा शासन चलाना था, इसलिए तैमूर भारत में शासन करने के लिए नहीं आया, बस यहाँ लूटपाट करने के लिए आया और यहाँ पर नसरुद्दीन महमूद का खात्मा भी हो जाता है। इसके बाद फिर अगला वंश शुरू हो जाएगा। इस तरीके से आज हमने जिस वंश के बारे में बात की तुगलक वंश है, तो तुगलक वंश की पूरे के पूरे क्वेश्चन अब आपके लग जाएंगे। आपको बस इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना है ध्यान से। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।